हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछा हुआ है। तो ये 2017 का एमसीक्यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2 वीडियो डाला है इस पे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, 2015 और 2016 का ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। देखो, बिहार बोर्ड वाले क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव को रिपीट करते हैं। हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आपको पूछें, या फिर इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन रहता है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएँगे क्यों इसका ऑप्शन करेक्ट करेक्ट है या नहीं है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह गुण दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज प्रॉपर्टीज लाइक मेटल? तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो कि मेटल के जैसा गुण दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखो, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ये जो ऑक्साइड होता है ये मेटल की तरह गुण दर्शाता है। मेटल का क्या गुण है? तो एक अच्छा प्रॉपर्टीज मेटल का ये होता है कि इसमें करंट क्या होते हैं, फ्लो कर जाते हैं। मतलब जब इसमें विद्युत धारा दी जाती है तो ये क्या करता है, विद्युत धारा को क्या करता है, पास करवा लेता है। तो ये क्या होता है, मेटल। तो ठीक उसी तरह जो क्रोमियम का भी ऑक्साइड है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है तो इनमें भी क्या होता है, करंट जो है वो फ्लो कर जाती है। तो यहाँ पे याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक ऑक्साइड कौन होते हैं? तो अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, ऑक्साइड के बिहेव करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। हो जाता है वहाँ राइट आंसर सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है वो सेमीकंडक्टर ऑक्साइड होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्रोमियम ऑक्साइड। सेकंड करते हैं, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोरस सॉलिड? देखो, एम्फोरस सॉलिड वो होता है बेरवादार ठोस। पहले तो आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी क्वार्ट्ज ग्लास। अब बात करते हैं बेरवादार ठोस होता क्या है। तो ऐसा ठोस जो जिसे गर्म करने पर उसका आकार या आकृति बदल ले, उसे क्या बोलते हैं, एम्फोरस सॉलिड, बेरवादार ठोस। जैसे इसका हम और एग्जांपल दें तो रबड़। रबड़ रबड़ कैसा ठोस होता है, तो बेरवादार ठोस या एम्फोरस सॉलिड होता है। एक और दे इसका एग्जांपल, तो कांच। कांच तो यहाँ बता दिए, ग्लास, पॉलीमर, ये सब कैसा होता है, एम्फोरस सॉलिड, बेरवादार ठोस। अगर कभी कभी पूछता है रवादार ठोस क्या होता है, रवादार ठोस, रवादार ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जैसे हीरा, हीरा कैसा होता है, तो रवादार ठोस। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर सी, ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट कैसा होता है, तो रवादार ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे गर्म करने पर अपना आकार या आकृति नहीं बदले, उसे क्या बोलते हैं, रवादार ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अपना आकार बदल ले उसे क्या बोलते हैं, बेरवादार ठोस, एम्फोरस सॉलिड। तो दो एग्जाम्पल याद रखना है बेरवादार ठोस का, रबड़ और कांच। यहाँ भी कांच के बारे में बात कर रहा है, ग्लास। और एक क्या होता है आपका, जो रवादार ठोस का दो एग्जाम्पल याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, हीरा और ग्रेफाइट। थर्ड, निम्नलिखित जलीय घोलों में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? देखो, यहाँ पे जलीय घोल दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इनमें जैसे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ ये सब सेम है, सब में 0.1 एम मोलैलिटी दिया हुआ है, 0.1 एम सबका। अब बात करते हैं किसका ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट हो। तो बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ आयन्स यानी आयनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें नंबर ऑफ आयन कैसे निकालें, तो याद रखना ये सोडियम पे +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड आयन पे -1। तो दोनों में कितने आयन है, तो यहाँ 2 आयन है। आयन यानी एक प्लस चार्ज का आयन और एक नेगेटिव चार्ज का आयन, तो टोटल 2 आयन हो गए। यहाँ पे है क्या, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में कितने आयन होते हैं, तो अभी बताए थे सोडियम पे +1 आयन होता है। तो एक हो गया +1 सोडियम पे और सल्फेट पे -2 आयन होता है। तो दोनों कितना आयन हो गया, 3 आयन। एक 2 माइनस का 1 प्लस का कितना, 3 आयन। इसे बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। देखो, अमोनिया पे +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे -1, तो टोटल कितना हो गया, 2। और यहाँ भी देखो, इसे बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट। पोटासियम पे +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे -1, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो देखो, सब में सबसे ज़्यादा किसमें है, 3 इसी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये ऐसे बनाते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। जिसमें जितना नंबर आयन का ज़्यादा, वही उसका ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो, 4th नंबर में आपको परासरण दाब का फॉर्मूला पता होगा तो बना लोगे आराम से, ओसोमोटिक प्रेशर का।
यहाँ पे देखो क्या किया है, ओस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? एक घोल है जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पे कितना है 0.0821 0.0821 एटीएम। वायुमंडल या दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? एटीएम लिखते हैं, एटीएम। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, 300 केल्विन। और हमें क्या निकालना है? उसका सी का वैल्यू निकालना है। तो फ़ॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल्स टू प्रसारण दाब का फ़ॉर्मूला क्या होता है? CRT। ये फ़ॉर्मूला याद रखना है। देखो यहाँ पे सी का वैल्यू निकालना है, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई बाई आर टी, पाई बाई आर टी। अब देखो पाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ में कितना? 0.0821। और सी आर का वैल्यू क्या होता है गैस कांस्टेंट का? तो सेम ऊपर वाला वैल्यू जो है यही आर का भी वैल्यू होता है, अपॉन टेम्परेचर 300। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे? 300। तो ये ऊपर से ऊपर गया और यहाँ क्या बचा? तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/300। अब जैसे ही 1/300 करोगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला कौन सा है हमारा? पाई इक्वल्स टू CRT। और हमें इसी सी का वैल्यू निकालना था यहाँ पे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का, सी का, सांद्रता का। तो सांद्रता का जैसे हम इसे फॉर्मूला पुट, एक यहाँ पे अननोन है आर, कौन? आर। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 0.00821 इसका वैल्यू होता है। और यहाँ पे वायुमंडल ऐसा क्वेश्चन सेट किया है कि ये दोनों वैल्यू क्या हो, ऊपर नीचे कट जाए। और कट के क्या बचे? सिर्फ 1/300। 1 एक में अगर 300 से भागा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग 1 फराडे इलेक्ट्रिक करंट विल बी। याद रखना है 1 ग्राम तुल्य के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो ये भी ये डायरेक्ट डेफिनेशन से है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। एक फराडे विद्युत धारा प्रभावित करने पर कितनी मात्रा बराबर होती है? तो 1 ग्राम तुल्य के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के 1 फराडे इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 1 ग्राम तुल्य के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया दर किस निर्भर करती है? द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। तो याद रखना सक्रिय भार पे डिपेंड करती है, एक्टिव मास पे डिपेंड करती है, किसी की प्रतिक्रिया दर, ठीक है? वस्तु की प्रतिक्रिया दर किस पे निर्भर करती है? सक्रिय मास पे, उसमें एक्टिव मास कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक, अ, ये होता है प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। तो फर्स्ट शून्य ऑर्डर के लिए क्या होता है? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। यहाँ ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ ए दिया हुआ है तो आपको क्या याद रखना है? ये क्या होता है? ए, इसे बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, मेरा छोटा नोटपैड है तो हम बोल भी दे रहे हैं ये क्या चीज़ है। इसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कल करवाए थे, कल इसके पहले वाले वीडियो में। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है? तो टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, वो आपका क्या बताए थे हम? 0.0693 अपॉन के। ये किसका है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। पहली कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.693 अपॉन के। ये है रेट कांस्टेंट, या इसे बोलते हैं दर स्थिरांक। दर स्थिरांक, इससे न्यूमेरिकल पूछता है। या तो आपको के का वैल्यू निकालने दे देगा, टी हाफ का मान देकर एक क्वेश्चन में, या तो आपको टी हाफ का वैल्यू निकालने बोलेगा और के आपको वहाँ पे क्या करेगा? दे देगा। और ये जो है ये फ़ॉर्मूला में ही है, 0.693 ये फ़ॉर्मूला में ही है। तो ये किसके लिए है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर शून्य कोटि की बात करें तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को, उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी रिएक्शन के दर को क्या करता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा तो साम्य व्यवस्था यानी इक्विलिब्रियम क्या होगा? जल्दी, कम समय में, कम दर में इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन क्या करेगा? गेन कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ क्या हमारा राइट आंसर। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। पिछले वाली वीडियो का क्वेश्चन है, पिछले यानी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है 2015 का।
तो याद रखना फेन उत्प्लावन विधि फ्लोट-फ्लोटेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करते हैं, जमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय अम्ल कौन-सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्राइबेसिक एसिड? स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कौन-सा ट्राइबेसिक एसिड है, बशर्ते आपको चारों ऑप्शन याद रख लेना है, कि कौन-सा ट्राइबेसिक है, कौन-सा डाइबेसिक है। तो ट्राइबेसिक एसिड वो होता है कि जिसमें 3 H+ निकले, जिससे क्या हो 3 H+ दे। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, ये कैसा है? ट्राइबेसिक है। ये कैसा है? ट्राइबेसिक है, ये ऑप्शन त्रिभस्मीय अम्ल है। ओके, ये कैसा है? त्रिभस्मीय अम्ल है। और अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन का, तो सी में 1, 2, 3, 4 ये 4 भस्मलीय है, ठीक है? ये 4 भस्मीय अम्ल है और बात करें ये, तो ये आपका है 1 भस्मलीय, 1 भस्मीय भस्मीय, ठीक है? और ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा डाइबेसिक यानी द्विभस्मीय, ठीक है? ये द्विभस्मीय। तो ऑप्शन नंबर बी है द्वि, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? 1 भस्मीय अम्ल मोनोबेसिक मोनोबेसिक एसिड, सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा आंसर होगा वो कैसा है? 3 भस्मीय अम्ल ट्राइबेसिक एसिड है, त्रिभस्मीय अम्ल ट्राइबेसिक एसिड। और ये हमें कैसे पता चलता है कौन एसिड है? तो वो वाटर में सॉल्युबल होके H+ आयन दे। अगर कैसे पता चलेगा ये? तो पूरा फिगर बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में इन सब का, तो वो फिगर से पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये चारों ऑप्शन रट लेना है अच्छे से। ठीक है? अच्छा एक आता है H2SO4 क्या है? तो ये एक एसिड है, कैसा एसिड है? तो इसमें दोनों H बाहर निकल जाता है, तो ये डायबेसिक एसिड है, ठीक है? डायबेसिक एसिड, द्विभस्मीय अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। तो यहाँ के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाइट फास्फोरस P4 में इनमें से क्या सही नहीं है? देखो नहीं बोल रहा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। स्ट्रक्चर पर है। अगर किसी को P4 का डायग्राम व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम बनाने आता है, तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा और व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम जो है वो बहुत ही फ़ेमस है। वो बहुत ही फ़ेमस है, मतलब समझ लो वो पूरा बुक का ये जान है ये। ये सब डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम। व्हाइट फास्फोरस का डायग्राम होता है पतंग के जैसा। किसके जैसा? पतंग, काइट लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना यहाँ पे जहाँ छोर है, ये मुँह पे पी डाल दो। क्या डाल दो? फ़ॉस्फ़ोरस डाल दो यहाँ पे। और ये जो ये लंबा-लंबा लकीर जो हम यहाँ डाले हैं, ये क्या है? बॉन्ड दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो कितना सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। तो एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला। देखो एक तो बॉन्ड ये हो गया, 1, दूसरा यहाँ पे 2, तीसरा 3, 4, एक यहाँ बड़ा वाला 5 और एक 6। तो यहाँ पे कितना है? 6 सिंगल बॉन्ड है, 6 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? 6 सिंगल बॉन्ड। और अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा सही है, यहाँ पे 6 सिंगल बॉन्ड हैं। अब लाल ले लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि यहाँ पे 6 सिंगल बॉन्ड है। गिन के दिखा दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है यार? 4 पीपी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो जब 6 पीपी सिंगल बॉन्ड है तो 4 कैसे हो जाएगा? तो नॉट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के भी होते हैं। फास्फोरस में जो होता है 5 जो होता है उसका वैलेंसी होता है, पेंटावैलेंट होता है फास्फोरस। मतलब 5 वैलेंसी का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? और 3 बॉन्ड 3 जो है ये डॉट बॉन्ड बनाने में ले जा रहा है ये सब। तो 2 2 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर बनाता है। तो देखो 1 लोन पेयर इस पे 2, 1 लोन पेयर इस पे 3, एक 4, तो 4 लोन पेयर भी है और 3 पी पाई बॉन्ड का 60 डिग्री कोण होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम याद रहेगा, काइट लाइक स्ट्रक्चर होता है P4 का, व्हाइट फास्फोरस का याद रखना है। 12 करते हैं, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? बात करना है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे लगा रहे संक्रमण तत्व के आगे आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या लगा रहे? सिर्फ लगा रहे वहाँ पे क्या? आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक
संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और सिर्फ़ अगर रहे ट्रांजिशन एलिमेंट तो बोलते हैं उसे डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। n-1 डी 1 टू 10 इलेक्ट्रॉन, ns0 1 और 2 ये तीनों रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डायरेक्ट रट अब बहुत ईज़ी है ये। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। पूछा जाएगा कि आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को बोलते हैं, तो वहाँ पे एफ ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। तो 2-3 बात हम आपको क्लियर कर दें यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है। अधिकतम संक्रमण धातु आयन जिसका जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन हुज मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी मैक्सिमम विल बी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। तो सबसे बड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट जानना है सबसे ज़्यादा किसका होगा। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण संक्रमण धातु में किसका होगा। ठीक है, संक्रमण धातु में किसका सबसे ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हमें पूछना है। अगर ये देता भी नहीं संक्रमण धातु के बारे में, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय आघूर्ण किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो एक बात आपको याद रखना है, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्या? चुंबकीय आघूर्ण। अब इनमें से बताना है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका होगा। ये कैसे निकालते हैं? तो डी ब्लॉक में, डी एलिमेंट में कितना होता है? 5 डब्बा होता है, 5 बॉक्स होता है। देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में 5 इलेक्ट्रॉन डालना है। 1 2 3 4 5। देखो 5 इलेक्ट्रॉन डाले हैं और यहाँ पे पाँचों का पाँचों कैसा है? अनपेयर्ड है। पेयर्ड मतलब ये, इसे बोलते हैं जोड़ा में। अगर कुछ ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं? जोड़ा में। और अगर ये खाली रहता है इसे क्या बोलते हैं? वैकेंट, खाली डब्बा है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड है और सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट उसी का ज़्यादा होता है, चुंबकीय आघूर्ण, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। जो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए का ही होगा। और ये किसका? क्रोमियम का होता है। क्या होता है? क्रोमियम का। और क्रोमियम कैसा होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का होता है और इसी में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है, तो याद रखना है इस बात को। अच्छा, मान के चलो 2 नंबर, इसको देखते हैं, यहाँ पे डी2 भरते हैं। 5 1 2 3 4 5 2 में कितना यहाँ इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सिंगल पहले भरते हैं, बाद में पेयर करते हैं। तो सिंगल यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है? तो वैकेंट है। ये सब क्या है? वैकेंट है। यहाँ तो खाली है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो याद रखें यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसको भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पे कितना भरना है? 7। तो इसी में 7 डाल देते हैं। ठीक है? इसी में 7 कर देते हैं। 3 4 5 6 और 1 यहाँ आ जाएगा। अब जब इसे पेयर करेंगे तो 7। अब यहाँ पर अनपेयर्ड कितना है? तो 1 2 3, 3 ही अनपेयर्ड है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में कितने अनपेयर्ड बचे? 3 अनपेयर्ड है। तो याद रखना, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा 100%। यहाँ बात करते हैं 9 भरना है, तो 9 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्वेश्चन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उसी का मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बात एकदम याद करना, नोट कर लेना। 14 बात करते हैं। देखो इसमें कह रहा है उप संयोजक संख्या निकालना है किसका? क्रोमियम का। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है क्रोमियम का। तो याद रखना ये है, इसे बोलते हैं द्वितंतु लिगैंड। क्या बोलते हैं? द्वितंतु लिगैंड। इसका नाम क्या है? ऑक्सलेट। 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 और ये क्या है? द्वितंतु लिगैंड। मतलब ये मतलब इसमें दाता परमाणु कितने होंगे? द्वितंतु में 2 होंगे। दाता डोनर एलिमेंट कितने होंगे? डोनर एटम। दाता परमाणु कितने होंगे? 2 होंगे। तो जैसे अब निकाल दो, ये हमें याद है ऑप्शन, ये जो है कॉमन है। ऑक्सलेट आयन में कितने दाता परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। अगर क्रोमियम का हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकालना है इससे। तो 2 × 3 6
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इसमें का कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। लंबा क्वेश्चन है, ये पता नहीं क्यों ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। जब ये चैप्टर बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तब उसमें अच्छे से समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ग्रिग्नाल प्रतिकारक बनाने में ईथर एमजी में डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं? देखो पहले ग्रिग्नाल रिएजेंट होता क्या है? ये आपको ग्रिग्नाल रिएजेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ग्रिग्नाल रिएजेंट बनाते हैं एमजी में ईथर डाल के। तो ग्रिग्नाल रिएजेंट क्या होता है? आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स, ये आर क्या होता है? इसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। और ये एक्स क्या होता है? इसे बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं? हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? जो 17वां ग्रुप होता है उसे हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। जहाँ पे फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हैलाइड ग्रुप है ये, हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, इसमें से भी इसमें जो यहाँ पे एक्स है ये बस 2 ही हैलाइड लेते हैं, क्लोरो या ब्रोमो। क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, रिएक्शन बहुत फ़ास्ट करता है। और आयोडीन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है, रिएक्शन बहुत स्लो करता है। इसीलिए इन दोनों को हम निकाल करके जो ग्रिग्नाल्ट है किसने लिया है? सिर्फ़ क्लोरो और ब्रोमो को। यही दोनों आपको हर एक बुक में देखने को मिलेगा। इसी इसी कारण से यहाँ पे फ्लोरो और आयोडो को नहीं लेते हैं। फ्लोरो जो है फ्लोरीन का साइज़ छोटा हो जाता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। आयोडीन का साइज़ बड़ा हो जाता है, इसीलिए बहुत लेट से रिएक्शन करता है। इसीलिए सिर्फ़ फ्लोरो और ब्रोमो को जो है ये लिया गया है। अब देखो, यहाँ पे अब किससे बनता है? अब देखो जिसको पता रहेगा कि अल्काइल हैलाइड से बनता है, तो एक ही ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है। ये अल्काइल ग्रुप और ये हैलाइड ग्रुप। ये अच्छा अल्काइल ग्रुप क्या है? तो जैसे CH3, ये यहाँ पे लगा हुआ है C2H5, ये सब क्या है? अल्काइल ग्रुप। और हैलाइड ग्रुप तो पता ही दिए क्या होता है? Cl या Br। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी में लगा हुआ है CH2H5Cl। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ये क्या है? ग्रिग्नाल रिएजेंट हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। याद रखना इस बात को। 17 करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जाँच जाँच या ज्ञात किया जाता है। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ऑक्सीकरण विधि से भी, लूकास प्रतिकारक जाँच से भी और विक्टर मेयर जाँच से भी, तीनों विधि से हम लोग फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल में अंतर पता करते हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है और जब लॉन्ग आंसर टाइप बताएँगे, इसमें वीडियो डालेंगे, तो आप लोग देख लेना वहाँ जाकर के कि ये कैसे-कैसे काम करता है, कैसे-कैसे हम क्या इसमें कैसे टेस्ट होता है, इसमें कैसे टेस्ट होता है, इसमें कैसे टेस्ट होता है। तो ये वो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी के लिए याद रखना है इन तीनों मेथड से जो होता है अल्कोहल का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम लोग अंतर करते हैं। इंग्लिश में भी यही होता है। विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं, लूकास रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं और ऑक्सीडेशन विधि बोलते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं। तो ये तीनों आपको ऑप्शन याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे इस 17 के लिए। ये 5 नंबर के में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया अगर बनाता है, इथाइल एसीटेट रिएक्ट विथ CH3 MgBr टू फॉर्म। देखो ये क्या बताए थे अभी, ये क्या होता है? ग्रिग्नाल रिएजेंट होता है। ये क्या होता है? ग्रिग्नाल रिएजेंट होता है। और इथाइल एसीटेट क्या होता है? ईथर होता है। एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। एस्टर और ग्रिग्नाल रिएजेंट जो रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी। तो ये बनाता है टर्शरी अल्कोहल। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। जब भी एस्टर और ग्रिग्नाल रिएजेंट रिएक्ट करता है तो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाता है। टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं उसे, टर्शरी अल्कोहल बनाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप ये होता है स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप का। एक डबल बॉन्ड आ गया तो कल के वीडियो में बताए थे कि एक अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रतिक्रिया, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यहाँ से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है। ये 3 डिग्री अल्कोहल कब बनता है, फिर यहाँ ये सब क्या है, इसे इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी। तो ये बात आपको याद रखना है। ये भी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोनिल ग्रुप इसे बोलते हैं। और कल के वीडियो में बताए थे एक डबल बॉन्ड अगर आ गया तो उसे क्या बोलते हैं? sp2 बोलते हैं। अगर सारा का सारा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड रहे
तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 होता है। तो ये भी बात याद रखना है। और अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वो सिर्फ़ sp हाइब्रिडाइज़ होता है। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो आपको वो जाके देख लेना है, वहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। तो अब करते हैं ये वाला, प्रतिक्रिया। देखो, इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना है, देखो ये इसे बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? RCOL। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एसाइल क्लोराइड। नेमिंग रिएक्शन है ये सब। एसाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? H2PD, ठीक है। इसे बोलते हैं प्लेडनियम। इसे क्या बोलते हैं? प्लेडनियम। अब BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। जब RCOL प्लस H2 यानी एसाइल क्लोराइड H2 और ये PdBSO4 के प्रेजेंस में, यानी PdBSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है यहाँ पे? एल्डिहाइड बनाता है। RCHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और प्लस HCl निकालता है गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो इसे बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। ये क्या है? रोजनमुंड प्रतिक्रिया इसे बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन है ये, आपको याद रखना है। एल्डिहाइड बनाने का विधि है ये। एल्डिहाइड बनाने का ये विधि है। कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड? तो एसाइल क्लोराइड से। किसके प्रेजेंस में? तो PdBSO4 के प्रेजेंस में बनता है क्या? तो एल्डिहाइड। और हमें और क्या देता है साथ में? HCl। इसे क्या बोलते हैं? रोजनमुंड प्रतिक्रिया। रट लेना है, एकदम रट लेना है इसे, इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन? देखो, अब बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन में। कैनिजारो रिएक्शन में वही जा सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहे। क्या बताएं? कैनिजारो रिएक्शन वही अभिक्रिया करता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहे, अल्फा एच मौजूद नहीं रहे। इनमें से अल्फा एच सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के पास नहीं है। और अल्फा एच होता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से हम बता देते हैं आपको कि अल्फा एच होता क्या है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड OH। इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन यहाँ साथ में क्या लगा हुआ है? CH3। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक, इसके बगल में जो कार्बन है इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। हम क्या बताएं? कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या बताएं? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा एच है यहाँ पे, है ना। और अगर हम बताएं कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा एच मौजूद नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बताते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कार्बन ही नहीं मौजूद है। अच्छा, अल्फा एच के लिए अल्फा सी का होना ज़रूरी है। जब तक अल्फा कार्बन नहीं हो तब तक अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है। वही ऑप्शन नंबर डी हमारा ऐसा इसी तरह हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही, डी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। देखो, यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएँ तो ये तो हो गया एल्डिहाइड, इसके बगल में क्या लगा हुआ है? एच। अब इसके बगल में जैसे हम आए तो यहाँ पे सी ही मौजूद नहीं है, यानी अल्फ़ा सी ही गायब है, तो इस कारण से अल्फ़ा एच भी नहीं होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या बताएँ? अल्फ़ा एच के लिए अल्फ़ा सी का होना ज़रूरी है। यहाँ पे अल्फ़ा सी ही नहीं है, सिर्फ़ एच लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ा एच मौजूद नहीं है। और इस कारण से ये क्या होगा? केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देगा, सॉरी, केनिजारो प्रतिक्रिया से होके ये क्या होगा? गुजरेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन केनेजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो जिसमें अल्फा एच नहीं हो वही केनेजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। एनिलीन एवं एसिटल एल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन एवं एसिटल एल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। अब एनिलीन ये डायरेक्ट जो है आपका रिएक्शन ही एनसीईआरटी का है। अब जिसको रिएक्शन याद होगा ये, तो वह डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी इमीन मार के आएगा, टिक करके आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ क्या करके आएगा? ऑप्शन नंबर सी को जो है वो राइट आंसर करके आएगा, जो कि सही है। अब देखो एनिलीन क्या होता है? एनिलीन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पर लगा रहता है NH2, इसे क्या बोलते हैं? एनिनिल। और उसके बाद यहाँ क्या? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में ये बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब ये क्या होता है? यहाँ देखो वाटर बन गया ना, ये H2O, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर माइनस वाटर बाहर आ जाता है। पानी का बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा ये, तो इसे हम लोग बोलते हैं
एनिलीन, इसे बोलते हैं हम लोग इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। एनसीईआरटी में बड़ा-बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे एन डबल बॉन्ड सी, CH3 और H, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इमीन है ये। क्या है ये? इमीन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। और ये क्या है? तो एनिलीन है, एनिलीन है। ठीक है? तो ये भी बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रट लेना ये क्वेश्चन को, कहीं न कहीं पूछेगा। 2 नंबर में ये पूछता है कि अभिक्रिया बताइए एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड की प्रतिक्रिया करके बताइए। तो आपको ये डायग्राम बनाना है वहाँ पे पूरा रिएक्शन करके। ठीक है? वाटर बाहर आ जाता है, 1 ऑक्सीजन हो जाता है आपका एल्डिहाइड का और 2 हाइड्रोजन आपका एनिलीन का। बाहर निकल गया, वाटर बन गया और हमें क्या बना दिया यहाँ पे? इमीन बना दिया। इसे क्या बोलते हैं? इमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर। निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन-सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज़ द स्वीटेस्ट? तो इसमें बताना है सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन-सा है? ईज़ी क्वेश्चन है। अब ईज़ी क्वेश्चन आ गया 2-3। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर फ्रक्टोज़। फ्रक्टोज़ का हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, सबसे मीठा शुगर है। एंजाइम क्या है? व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। नेचुरल रबड़ किसका बहुलक है? नेचुरल रबड़ इज़ अ पॉलीमर ऑफ, तो एसोप्रीन का पॉलीमर होता है क्या? नेचुरल रबड़। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैवी कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक यूज्ड इन टाइफाइड? तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्लोर क्लोरफेनी क्लोरफेनिकॉल क्लोराफेनिकॉल क्लोरमफेनिकॉल क्लोरमफेनिकॉल। देखो यहाँ से पढ़ो क्लोरम, फिर यहाँ आ गया फेनी, फिर लास्ट में क्या है? कॉल। ठीक है? तो बता दिया शॉर्ट फॉर्म में क्लोरम पेनी एंड कॉल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। किसमें? टाइफाइड फीवर में, फीवर ताप में, फीवर में हम क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है? तो ये देखो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसमें, ये बात हम मानते हैं। लेकिन उतना भी टफ नहीं है, रट के आओगे। एनसीईआरटी किताब का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, एनसीईआरटी किताब से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा डीप पूछा हुआ है। ठीक है? तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके? तो मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि ये समझ में नहीं आया या फिर कुछ और आप समझाइए। ठीक है? ओके? तो एंड ऑल द बेस्ट।